हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्शा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट बी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 9 जो कि है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस टू प्लानिंग, नीति आयोग का क्या रोल है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग को हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे जो कि होगा भरमौर रीजन का केस स्टडी। सेकेंड पार्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी हम देखेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक केस स्टडी भी देखेंगे जो कि होगा इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का केस स्टडी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग। सो प्लानिंग के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम डे टू डे प्लान्स बनाते हैं, जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तब भी प्लान्स बनाते हैं, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए भी हम प्लान्स बनाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में प्लानिंग क्या होता है ये समझना है। अब इकोनॉमिक टर्म्स में प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम स्कीम्स या प्लान सोच समझ के फॉर्मुलेट कर रहे हो ताकि हम रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और इन स्कीम्स और प्लान्स के थ्रू हम कोई टारगेट या गोल भी अचीव कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में हम प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So next we'll study about Planning Commission and नीति आयोग। So इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लान्स को फॉर्मुलेट करे, और प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। और इन 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कई सारे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए प्लान्स इंक्लूड किए गए थे। और प्लानिंग कमीशन ने एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लिया था, यानी कि जो भी पावर था वो सेंट्रल के पास था और सेंटर ही प्लान्स को फॉर्मुलेट करता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि लॉन्ग रन में हमने ये नोटिस किया कि प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं किया, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया। इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हटा के इसके जगह नीति आयोग को लाया, एंड इट वाज ऑन 1 Jan 2015। एंड नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लिया, और इस डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में लोकल लेवल से लोअर बॉडीज भी प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का भी इंटीग्रेशन हुआ प्लान फॉर्मुलेशन में। अब नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, स्टेट्स को भी इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग में इंक्लूड करना। एक और ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देना, उन्हें ये सही एडवाइस देना कि रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे प्लान्स को अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करना है। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अप्रोचेस टू प्लानिंग। सो प्लानिंग के दो अप्रोचेस हैं, एक है सेक्टरल प्लानिंग, दूसरा है रीजनल प्लानिंग। सो पहले सेक्टरल प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। सो सेक्टरल प्लानिंग क्या होता है? अब इंडियन इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। अब इन सेक्टर्स के अंदर कई सारे सब सेक्टर्स भी हैं। अब जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन है, सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज आते हैं। अब अगर हम प्लान्स और स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट कर रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हो ताकि हम इन सेक्टर्स को डेवलप करें, उसे कहते हैं सेक्टरल प्लानिंग। यानी कि हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम इन सभी सेक्टर्स को डेवलप कर पाए। सो नेक्स्ट अप्रोच इज रीजनल प्लानिंग अप्रोच। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स। कुछ एरियाज बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, कुछ एरियाज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते और लैग कर रहे होते हैं, और यही एक अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट करता है। और इस अनइवन पैटर्न को, इस इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए जब हम प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन जो कि
डेवलप नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है। अगर उस रीजन को डेवलप करने के लिए हम प्लान्स फॉर्मुलेट करें और उस रीजन स्पेसिफिक प्लान को इम्प्लीमेंट करें, वो होता है रीजनल प्लानिंग। और रीजनल प्लानिंग में मेन एम होता है कि रीजनल इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट में है उसे कम कर दे, और यही होता है रीजनल प्लानिंग। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल एंड सेक्टरल प्लानिंग। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक, टारगेट एरिया प्लानिंग। अब जब हमने रीजनल प्लानिंग वाला अप्रोच पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक अनइवन पैटर्न फॉलो करता है, कुछ एरियाज डेवलप नहीं होते। अब इन बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए हमें उन एरियाज को टारगेट करके प्लान फॉर्मुलेट करना होता है। अब एक रीजन इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए किस चीज पे डिपेंड करता है? मोस्टली डिपेंड करता है रिसोर्स बेस पे। जहां पे रिसोर्सेज होंगे हम उन एरियाज को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, कई सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में ही जहां पे कई सारे रिसोर्सेज तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो एरियाज बैकवर्ड है, यानी कि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी डेवलप नहीं है। हम झारखंड का एग्जांपल ले सकते हैं कि झारखंड में कई सारे एरियाज में रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली वो एरियाज एडवांस नहीं है, डेवलप नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि एक रीजन को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए सिर्फ रिसोर्सेस काफी नहीं होते। रिसोर्सेस के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और उस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सो रिसोर्सेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। अब जब प्लानिंग कमीशन ने अपने सारे 5 ईयर प्लान्स के परफॉर्मेंस को नोटिस किया और सारे चीजों को जब कंसिडर किया, सिचुएशन को देखा, तब हमारे प्लानिंग कमीशन ने ये नोट किया कि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए, रीजनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने 2 अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया। एक अप्रोच था टारगेट एरिया प्लानिंग वाला अप्रोच, सेकेंड अप्रोच वाज टारगेट ग्रुप प्लानिंग वाला अप्रोच। अब टारगेट एरिया में हमें नाम से पता चलता है कि एक बैकवर्ड एरिया को टारगेट किया जाएगा ताकि उस एरिया को डेवलप कर सके। टारगेट ग्रुप में क्या होगा, एक बैकवर्ड ग्रुप को टारगेट करके उस बैकवर्ड ग्रुप को, उसकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। तो पहले हम टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। अब टारगेट एरिया यानी कि बैकवर्ड एरियाज को टारगेट करना और उन एरियाज को डेवलप करना। अब टारगेट एरिया प्लानिंग में कुछ प्लान्स हमने इंक्लूड किए थे। सो कुछ प्रोग्राम्स। सो पहला प्रोग्राम था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, second one was drought prone area development program, then desert development program, then hill area development program. So ये कुछ target area approaches के नाम है। Next target group approach. So कुछ backward groups जिनके कंडीशन को हमें इंप्रूव करना है। सो वो टारगेट ग्रुप्स हैं स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। सो यहाँ के टारगेट ग्रुप्स हैं स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। सो नेक्स्ट हम टारगेट एरिया अप्रोचेस से 2 प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, second one is drought prone area development program. So let's start with hill area development program. So hill area development program HADP ये 5th 5 year plan में इंट्रोड्यूस किया था और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 15 हिली डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। उत्तराखंड का पार्ट, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। सो हिली डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड वाले रीजन में है। फिर मिकिर हिल्स एंड नॉर्थ कचार हिल्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, फिर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सो इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब कौन से ऐसे हिली एरियाज होंगे जिन्हें हम HADP में इंक्लूड करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ने ये रेकमेंड किया कि वो सभी हिली एरियाज जिनका हाइट 600 मीटर से ज्यादा हो और जिन्हें ट्राइबल सब प्लान में इंक्लूड नहीं किया गया हो,
उन बैकवर्ड हिली एरियाज को HADP में इंक्लूड किया जाएगा। ये जो ट्राइबल सब प्लान है ये मोस्टली बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, जो हिली एरियाज होते हैं, उसे कवर करता है। सो वो सारे हिली एरियाज जो इस प्लान में, ट्राइबल सब प्लान में इंक्लूड ना किए गए हों, उन सभी हिली एरियाज को HADP में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, HADP में एक हिली एरिया के टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को कंसिडर किया गया था। अब इस प्रोग्राम का मेन एम ये है कि एक रीजन में मिलने वाले उस लोकल रिसोर्सेस को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके इस प्रोग्राम के थ्रू। अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम इन इंडिजिनस रिसोर्सेस को हार्नेस करेंगे थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। सो हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक लार्ज फील्ड में एक सिंगल वैरायटी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन होता है, जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर में पता है जब हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं डेलिबरेटली फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देन एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक रियरिंग, जब हम कैटल को रियर करते हैं। फिर पोल्ट्री फार्मिंग हमें पता है, फॉरेस्ट्री होता है। फिर स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, सो जब हम रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं तब एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। जो एग्रीकल्चर पे लेबर ज्यादा डिपेंड करता है वो कम हो जाता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। सो हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, इन सभी चीजों के थ्रू हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कोशिश करता है कि इंडिजिनस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। सो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा ड्रॉट प्रोन एरियाज पे। अब ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था 4th 5-year प्लान के साथ। अब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है ड्रॉट प्रोन एरियाज के जो लोग हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करना और प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करना। इसीलिए इस प्रोग्राम के पहले स्टेज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे था। और ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि ज्यादा लेबर चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। सो मेनली कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क्स थे जो लेबर इंटेंसिव था। सो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज पे इस प्रोग्राम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा इरिगेशन वर्क्स पे, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफॉरेस्टेशन, ग्रास लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इन रूरल एरियाज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट सर्विसेज, इन सभी चीजों पे फोकस दिया जाने लगा, जो कि बहुत ही जरूरी होता है अगर हमें एक एरिया को पूरी तरीके से डेवलप करना है। एम्प्लॉयमेंट जरूरी होता है, लेकिन अगर एक एरिया को पूरे तरीके से डेवलप करना होगा, अगर हर एक एस्पेक्ट को इंप्रूव करना होगा, तो इन सभी चीजों पे फोकस करना होगा, जैसे इरिगेशन, लैंड का डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन बढ़ाना, ग्रास लैंड को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने जब ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया तो उन्होंने दो चीजों को नोट किया। पहला ये था कि इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट पे दिया है। एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर का होता है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर, और इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट में दिया। सेकेंड, उन्होंने ये नोट किया कि इस प्रोग्राम के थ्रू इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने पे फोकस किया है, और इसके साथ साथ वाटरशेड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में हमने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़ा था। सो वाटरशेड डेवलपमेंट का मेन एम होता है नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी रिस्टोर करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब ने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में इनिशियली मेन एम ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अब ऐसे एरियाज में होता ये है कि जैसे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, लैंड पे प्रेशर डालता है ये पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे भी प्रेशर बनाता है, और इसकी वजह से ये होता है कि जो मार्जिनल लैंड है
उन्हें भी एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। अब एग्रीकल्चर में इरिगेशन भी चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज होता है। अब जब एग्रीकल्चर पे इंटेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना इंटेंस एग्रीकल्चर जब होता है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ओवर इरिगेशन होगा, एक्सेसिव इरिगेशन होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी होगा, जिससे होता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें और कई सारी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ये जो पॉपुलेशन प्रेशर है एग्रीकल्चर पे, लोगों को खाना देने के लिए भी एग्रीकल्चर चाहिए, और एग्रीकल्चर लोग इसीलिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं बचा, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। अगर हम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रीज में, तब एग्रीकल्चर पे जो एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये कम हो जाएगा। अगर हम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये भी एक एम था ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो हमने ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ लिया। अब कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है और कौन से एरियाज है जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने 1967 में 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जो कि ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इरिगेशन कमीशन ने एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया जो कि है 30% क्राइटेरिया। अब इस 30% क्राइटेरिया में वो लैंड एरिया जहां पे 30% या 30% से कम लैंड एरिया अगर इरिगेटेड हो, यानी कि सिर्फ 30% लैंड अगर इरिगेटेड हो, उससे ज्यादा नहीं, ऐसे लैंड एरियाज ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% ही लैंड इरिगेटेड है या फिर उससे कम। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम ड्रॉट प्रोन एरियाज को। अब इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात का रीजन, देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सो ये है ड्रॉट प्रोन एरियाज। फिर जो पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान में भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है, लेकिन इरिगेशन की वजह से हमने इन एरियाज को ठीक कर लिया है और यहाँ पे अब एग्रीकल्चर आसानी से हो जाता है। लेकिन ये एरियाज भी, एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान भी ड्रॉट प्रोन एरियाज थे, लेकिन इरिगेशन की वजह से हमने इन एरियाज को प्रोटेक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट विल स्टडी अ केस स्टडी। सो ये केस स्टडी है भरमौर रीजन के बारे में, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम भरमौर रीजन में कैसे डेवलपमेंट प्लान को फॉर्मुलेट किया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब भरमौर रीजन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले हमें भरमौर रीजन के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो पूरा बॉक्स है यहाँ पे भरमौर रीजन के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया, और यहाँ से एक पॉसिबल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ भरमौर रीजन। अब यहाँ पे जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट दिया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बॉक्स में जो हम आगे पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज भरमौर रीजन कवर्स एन एरिया ऑफ 1818 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये एक ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया है, तो यहाँ पे कोई ट्राइबल ग्रुप तो होगा। सो भरमौर रीजन का इंपॉर्टेंट ट्राइब है गड्डी ट्राइब, जो कि एक हिमालयन ट्राइब है। सो दिस रीजन इज द होमलैंड ऑफ गड्डी ट्राइब। अब भरमौर रीजन के नॉर्थ में आता है पिरपंजाल रेंजेस, साउथ में धौलाधर रेंजेस। अब पिरपंजाल रेंजेस और धौलाधर रेंजेस मीट करते हैं रोहतंग पास में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भरमौर रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करता है जो कि है रिवर रावी, और रिवर रावी और इस रिवर के ट्रिब्यूटरीज बुधिल एंड टुंडाहेन इस पूरे रीजन को ड्रेन करते हैं और इस रीजन में डीप गॉर्जेस भी बनाते हैं। और इन्हीं रिवर्स ने पूरे भरमौर रीजन को 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा है। वो 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होली, खानी, कुगटी एंड टुंडा एरियाज। सो हम वेदर कंडीशन भी देख लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन।
भरमौर रीजन में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ता है, स्नोफॉल भी होता है। इस रीजन का मीन टेम्परेचर जनवरी में रहता है 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में रहता है 26 डिग्री सेल्सियस। हमने भरमौर रीजन के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम भरमौर रीजन में कैसे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोसेस था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब भरमौर रीजन में हमने देखा कि गड्डी ट्राइब्स रहते हैं और ये जो गड्डी ट्राइब्स हैं ये हिमालयन रीजन में है मेनली, और ये गडियाली डायलेक्ट में बात करते हैं और ये नोमैडिक ग्रुप है, तो ये ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं। अब ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है इसके बारे में आप प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बार मेंशन कर लेती हूँ। ट्रांसह्यूमेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो नोमैड्स होते हैं वो समर के टाइम पे अपने कैटल के साथ प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में जाते हैं पैस्चर के तलाश में, फिर विंटर सीजन में माउंटेनस एरियाज से वापस प्लेन एरियाज में आते हैं अगेन पैस्चर के लिए। ट्रांसह्यूमेंस में नोमैड्स अपने कैटल के साथ समर के टाइम पे प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में जाते हैं, विंटर के टाइम पे माउंटेन एरियाज से नीचे आ जाते हैं प्लेन एरियाज में। जो गड्डी ट्राइब है ये भी ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते थे। फिर भरमौर रीजन को एक ट्राइबल एरिया का दर्जा दिया गया 21 नवंबर 1975। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये 1975 यानी कि 1970s से स्टार्ट हो गया था। अब भरमौर रीजन इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि भरमौर इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। भरमौर रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श है, रिसोर्सेज भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेजाइल है और यहाँ पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 39,113 और डेंसिटी भी बहुत लो है, सिर्फ 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस सभी रीजंस की वजह से हम ये देख सकते हैं कि भरमौर रीजन इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है और गड्डी ट्राइब्स ने भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन और सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन फेस किया है। पॉलिटिकली और सोशो इकोनॉमिक रीजंस में भी ये डिप्राइव्ड है। इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि भरमौर रीजन सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितना बैकवर्ड है और गड्डी ट्राइब्स कैसे सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन को फेस कर रहे हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इस एरिया में प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करें और इस एरिया के डेवलपमेंट पे फोकस करें। और भरमौर एरिया में डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है 1970s में, जब गड्डी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। फिर 5th 5-year प्लान के अंडर जो ट्राइबल सब प्लान होता है जो कि 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस ट्राइबल सब प्लान के अंडर भरमौर रीजन को भी इंक्लूड किया गया और भरमौर रीजन भी ITDP का पार्ट हो गया। ITDP स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद भरमौर रीजन कैसे डेवलप हुआ। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन एम था कि गड्डी ट्राइब के क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे और दूसरा एम ये था कि भरमौर रीजन और हिमाचल प्रदेश के बाकी एरियाज के बीच में ये जो डेवलपमेंट का गैप है, हमने देखा कि भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया है, तो ये जो गैप है हिमाचल प्रदेश के बाकी एरियाज और भरमौर के बीच में, इस गैप को कम कर दे। तो ये था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन एम। अब इस प्लान में क्या क्या हुआ? इस प्लान में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे था। हाईएस्ट प्रायोरिटी था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड प्रोविजन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। फिर नेक्स्ट अप्रोच था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स बनाना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करना।
तो हमने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम के इंट्रोड्यूस होने के बाद गड्डी कम्युनिटी के लाइफ में क्या चेंजेस आए, भरमौर रीजन कैसे डेवलप हुआ। सो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। सो फर्स्ट विल स्टडी द पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट सोशल एरियाज में देखने को मिला। सो सोशल बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा थे। लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ और चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन करने लगा। लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट फीमेल लिटरेसी रेट में देखने को मिला। फीमेल लिटरेसी रेट ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होने के पहले 1971 में सिर्फ 1.88% था, लेकिन इस प्रोग्राम के इंट्रोड्यूस होने के बाद 65% बढ़ गया 2011 में। सो 2011 में 65% था और 1971 में था 1.88%। तो आप ये ट्रेमेंडस इंक्रीज देख सकते हो। फिर जेंडर इनइक्वालिटी कम हो गया। सो ये सारे सोशल बेनिफिट्स हैं। जेंडर इनइक्वालिटी कम हुआ, जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी लेवल में जो डिफरेंस था वो कम हो गया। फिर हमने गड्डीज के लाइफ में भी इंप्रूवमेंट देखा। जो गड्डी कम्युनिटी है ट्रेडिशनली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, यानी कि लैंड को कल्टीवेट करना जिससे हम अपने फैमिली के नीड्स को फुलफिल कर सके। मार्केट में गुड्स को बेचना, प्रॉफिट कमाना, क्रॉप्स को बेच के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और गड्डी कम्युनिटी एक नोमैडिक कम्युनिटी भी है, पैस्टरल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने के बाद इस कम्युनिटी ने कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करके मार्केट में बेचा, कमर्शियल एस्पेक्ट को यूटिलाइज किया। तो इससे भरमौर रीजन की इकोनॉमी में भी हमने चेंज देखा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है उसके मदद से होता है। और पैस्टरलिज्म का इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एट प्रेजेंट सिर्फ 1/10 ऑफ कम्युनिटी है गड्डीज की जो ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस कर रही है। तो इससे पता चलता है कि कैसे पैस्टरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है, कैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम हो रहा है। सो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। नेक्स्ट हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। सो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए भरमौर एरियाज में। सो हमने 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा था, होली, खानी, कुगटी, टुंडा रीजन। अब ये जो होली और खानी वाला रीजन है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। ये सारे बेनिफिट्स जो सोशल बेनिफिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इन एरियाज में देखने को मिले, होली और खानी एरिया में। जो कुगटी और टुंडा वाला रीजन है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ। तो अगेन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये जो सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप कल्टीवेशन था प्रिमिटिव ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही होने लगा। सो कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट होने के बाद कैश क्रॉप्स कल्टीवेट हुआ इस रीजन में, लेकिन फिर भी जो क्रॉप कल्टीवेशन का टेक्नोलॉजी था ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी था। नेक्स्ट जो गड्डीज हैं आज भी बहुत ही मोबाइल हैं। जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और मेनली विंटर सीजन में ये कांगड़ा रीजन में माइग्रेट करते हैं और वहां पे एज अ वेज लेबरा काम करते हैं। सो हमने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें डेवलपमेंट क्या होता है ये समझना होगा। सो डेवलपमेंट हम प्रोग्रेस से एसोसिएट करते हैं, पॉजिटिव क्वालिटेटिव चेंज से भी एसोसिएट करते हैं, लेकिन जनरली डेवलपमेंट का यूज होता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के स्टेट को बताने के लिए, या फिर उस सोसाइटी ने कैसे चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, क्या है वो प्रोसेस जिससे ये सोसाइटी डेवलप हुई है। ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर हमें सोसाइटी का स्टेट पता करना हो, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन सोसाइटी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रही है, कौन से स्टेज पे हम हैं, सोसाइटी का स्टेट कैसा है। ये डिपेंड करता है इंटरैक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? हम इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं जब उनके पास अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज रहता है। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है
हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे एडवांस करते रहते हैं। हमारे स्टेज में, डेवलपमेंट के स्टेज में एक स्टेज था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स वाला, जब ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली नेचर पे डिपेंड करते हैं। और जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, फिर एक स्टेज आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जब ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया और उस मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ओवरपावर कर रहे हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक चेंज आता है फ्रॉम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और ये चेंज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी के मदद से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जो नॉलेज है उसके मदद से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। तो इन सभी चीजों को समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। हर एक डायमेंशन, हर एक एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट है। फिर डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है और डेवलपमेंट एक जगह की इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे चेंज हुआ। सो फर्स्ट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का एरा यानी कि पोस्ट 1945 में डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लिंक किया जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ से। इसका मतलब ये था कि जो भी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत आगे हैं वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर किया जाता था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी या पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन या फिर एवरेज इनकम के थ्रू। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से हम लिंक तो कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे आगे हैं उन कंट्रीज में भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस है। तो ये एक सही क्राइटेरिया नहीं हुआ। डेवलपमेंट को हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर नहीं कर सकते। तो इसके बाद 1970s में एक और आइडिया पॉपुलराइज होता है जो कि है रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी का आइडिया। सो 1970s में मेन फोकस दिया गया रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस, और ग्रोथ इक्विटी का आइडिया पॉपुलराइज हुआ। और जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और इक्विटी को प्रमोट किया, तब हमने ये रियलाइज किया कि डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमी तक या इकोनॉमिक ग्रोथ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें डेवलपमेंट को सही तरीके से मेजर करना है तो हमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, improvement of well-being, फिर health, educational facilities, equal availability of opportunities, political and civil rights, freedom, इन सभी चीजों को भी इंक्लूड करना होगा। और इन सभी चीजों से डेवलप होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक। सो 1980s में ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया एमर्ज करता है, जिसमें लोगों के वेल बीइंग, सोशल लाइफ, मटेरियल लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता था। फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी इंक्लूड किया। सो हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कैसे चेंज हुआ, कैसे एक टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्राइटेरिया था, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड इक्विटी हुआ, फिर कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एक क्राइटेरिया हुआ डेवलपमेंट को मेजर करने का। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कैसे एमर्ज हुआ, तो ये पढ़ लेते हैं। सो टाइम था 1960s का। 1960s के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, तो इन कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टारगेट को मीट किया। ये कंट्रीज डेवलप कंट्रीज थे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव करने के बाद इन्हें एनवायरनमेंट की चिंता होने लगी। दे वर कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस थी कि एनवायरनमेंट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस आइडिया को, इस कंसर्न को जगाने के पीछे दो मेन बुक्स का हाथ था, दो मेन रिपोर्ट। पहला था पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरलिख इन 1968, ये पब्लिश हुआ था। फिर लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोज इन 1972। इन दो रिपोर्ट्स ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, और इन दो पब्लिकेशंस के बाद लोगों में, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट में
ये जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे ये बढ़ने लगे। लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने गवर्नमेंट पे, यूएन पे प्रेशर बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। और इस प्रेशर के चलते यूनाइटेड नेशंस ने WCED को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि एस्टैब्लिश किया। WCED स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड दिस कमीशन वाज हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। सो ये जो कमीशन था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इस कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जो कि था ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बिकॉज दिस कमीशन वाज हेडेड बाय ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। और इस रिपोर्ट का एक और नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में पब्लिश हुआ था। और इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फेमस डेफिनेशन दिया है। So sustainable development means a development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को फुलफिल करता हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी of future generation to meet their own needs, यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना है, लेकिन हमें रिसोर्सेस को सावधानी से यूज करना है ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके पास भी ये रिसोर्सेस अवेलेबल हो। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सभी रिसोर्सेस को सिर्फ आज यूज करके खत्म नहीं करना। आने वाले जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी रिसोर्सेस को, इस एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और जैसे ये हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है, हमें उसी कंडीशन में हमारे फ्यूचर जनरेशन को, इस एनवायरनमेंट को, इन रिसोर्सेस को सौंपना है। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया। सो नेक्स्ट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का। सो इंदिरा गांधी कैनाल को पहले राजस्थान कैनाल कहा जाता था और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। अब इंदिरा गांधी कैनाल का आइडिया कंवर सेन ने सबसे पहले दिया था और ये आइडिया उन्होंने कि ऐसा एक कैनाल हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए राजस्थान में, ये उन्होंने 1948 में दिया था और ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 10 साल बाद 1958 में। अब इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट होता है हरिके बराज पंजाब में, और हरिके बराज में सतलज रिवर और बेअस रिवर मीट करते हैं और ये पंजाब में है। और यहाँ से ये कैनाल ओरिजिनेट होता है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों स्टेट्स इस कैनाल के मेन बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं। और पंजाब से ओरिजिनेट होके ये कैनाल सिस्टम पाकिस्तान के बॉर्डर से पैरेलली पास होता है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस कैनाल सिस्टम इज 9060 किलोमीटर और टोटल एरिया है 19.63 लाख हेक्टेयर्स। और शेयरिंग स्टेट्स मैंने मेंशन किया है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब इस कैनाल का मेन हेड है गंगानगर और मेन टेल है जहां पे ये खत्म होता है वो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। अब इंदिरा गांधी कैनाल के टोटल कमांड एरिया में जो 70% इरिगेशन होता है वो फ्लो सिस्टम के थ्रू होता है और बाकी जो 30% जो इरिगेशन होता है वो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब ये जो इंदिरा गांधी कैनाल का सिस्टम है, इसके जो राइट साइड में एरियाज आते हैं वहां पे पानी फ्लो सिस्टम के थ्रू पहुंचाया जाता है जो कैनाल का नेचुरल फ्लो होता है। बाकी जो 30% बचता है वो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू, जो लेफ्ट साइड में जो भी एरियाज है, बीकानेर, चुरू एक्सेट्रा, वहां पे लिफ्ट सिस्टम के थ्रू पानी पहुंचाया जाता है। अब लिफ्ट सिस्टम क्या है इसे जल्दी से समझ लेते हैं। अब जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम के लेफ्ट साइड में जो भी एरियाज हैं थोड़े हाइट पे हैं और ये जो कैनाल सिस्टम का मेन पार्ट है वो थोड़े लोअर लेवल पे है और बीकानेर, चुरू वाले जो रीजन है वो थोड़े हाइट पे है। तो इस लोअर लेवल से जो कैनाल का मेन पार्ट है वहां से पानी को पंप के थ्रू लिफ्ट किया जाता है और ये जो स्लोप वाले एरियाज है, जो हायर एरियाज हैं, जो बीकानेर, चुरू वाले रीजन्स, सो मेन कैनाल सिस्टम जो लोअर एरिया में है वहां से पानी पंप के थ्रू लिफ्ट करके हायर एरियाज में पहुंचाया जाता है जो कि बीकानेर वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये होता है लिफ्ट सिस्टम जहां पे पानी को स्लोप के अगेंस्ट लिफ्ट किया जाता है, लोअर एरिया से हायर एरियाज तक पंप के थ्रू पहुंचाया जाता है। सो इंदिरा गांधी कैनाल के लेफ्ट साइड में
30% ऑफ इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट, ये जो पूरा कैनाल सिस्टम है इसे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो स्टेज 1 था ये अर्ली 1960s में इंट्रोड्यूस किया था, कंस्ट्रक्शन तब स्टार्ट हुआ था। और ये जो स्टेज 1 का एरिया है दिस कवर्स गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर, और ये टोटल कमांड एरिया है 5.53 लाख हेक्टेयर्स। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 वाला कमांड एरिया। स्टेज 2 वाले कमांड एरिया का कंस्ट्रक्शन मिड 1980s में स्टार्ट होता है और दिस सिस्टम कवर्स बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, और टोटल कमांड एरिया है 14.10 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का। जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम था, इस कैनाल इरिगेशन ने इस ड्राई एरिया के इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी तीनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, 3 मेन एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो अब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही पड़ा है। इरिगेशन इंप्रूव हुआ और जो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर था, सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट था वो ज्यादा हो गया, और सॉइल मॉइस्चर बढ़ने की वजह से ट्री कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ, यानी कि अफॉरेस्टेशन हुआ, पैस्चर लैंड डेवलप हुआ। और इन सभी चीजों की वजह से, अफॉरेस्टेशन और पैस्चरल डेवलपमेंट की वजह से जो ग्रीनरी है वो बढ़ने लगा। और ट्री कल्टीवेशन की वजह से विंड इरोशन, जो ट्रीज होते हैं वो अपनी रूट्स से सॉइल को बांध के रखते हैं, इरोशन कम होता है। तो जब ट्री कल्टीवेशन बढ़ा तो विंड इरोशन और सिल्टेशन जैसे प्रॉब्लम्स कम होने लगे। अब जो इरिगेशन इंप्रूव हुआ, इरिगेशन के इंप्रूवमेंट की मदद से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? इरिगेशन इंट्रोड्यूस होने से पहले, यानी कि इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू इरिगेशन आने से पहले क्या होता था, इस एरियाज में मेनली ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही कल्टीवेट किए जाते थे, जैसे कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स थे। लेकिन जब कैनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुआ तब वीट, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट होने लगे, और इन क्रॉप्स का कमर्शियल वैल्यू ज्यादा था। और इरिगेशन के इंप्रूव होने की वजह से सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न में ही चेंज नहीं आया, इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। तो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम के आने के बाद सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई, अफॉरेस्टेशन इंक्रीज हुआ, पैस्टरल डेवलपमेंट हुआ, ग्रीनरी बढ़ने लगी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई। दिस वाज बिकॉज ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया। तो हमने इस कैनाल इरिगेशन सिस्टम के पॉजिटिव इंपैक्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी विल स्टडी सम नेगेटिव इंपैक्ट। सो इंटेंसिव इरिगेशन ने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हम इंटेंसिव इरिगेशन में पानी को इतना एक्सेसिवली यूज करते हैं उसके वजह से कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, कुछ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वाटर लॉगिंग है पहला प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम है सॉइल सलाइनिटी। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है? जो सॉइल है, सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी है। जब ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाता है, जब ये कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाता है, तब वाटर लॉगिंग होता है। सॉइल के जो पोर होता है, जहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए, वहां पे भी पानी भर जाता है और सॉइल और पानी होल्ड कर ही नहीं पाता और पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जिस तेजी से सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करता है वो भी कम हो जाता है, एक सैचुरेशन लेवल होता है, सॉइल और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए उस गैप्स में भी पानी भर जाता है। और जब प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता तो प्लांट के ग्रोथ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये वाटर लॉगिंग का इश्यू है, जब जो सॉइल है और पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट इश्यू है सॉइल सैलिनिटी, सैलिनाइजेशन। इसमें ये होता है कि सॉइल में एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट होता है, ये भी प्लांट के ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट विल स्टडी मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से कई सारे पॉजिटिव चीजें हुई।
लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वाटर लॉगिंग, सॉइल सलाइनिटी का, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी इन द लॉन्ग रन एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ मेजर्स सजेस्ट किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिसके मदद से हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे 7 मेजर्स सजेस्ट किए हैं फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला मेजर है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, और इस वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी में ये बताया गया कि स्टेज 1 में प्रोटेक्टिव इरिगेशन होगा, यानी कि जितना पानी उस प्लांट के, उस क्रॉप के ग्रोथ के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना प्रोवाइड करना, सॉइल मॉइस्चर सप्लाई करना जितना जरूरी है। फिर सेकेंड स्टेज में जब प्रोटेक्टिव इरिगेशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एक्सटेंसिव इरिगेशन, यानी कि इंटेंस इरिगेशन होगा फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट। सेकेंड मेजर है कि क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, और इसमें क्या होगा कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो राइस, शुगर केन जैसे क्रॉप्स होते हैं जिनका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो इंटेंस इरिगेशन होगा, जिससे अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ऐसे एरियाज में जो ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन एरियाज है, वहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम करना होगा, और उस क्लाइमेट में जो भी सूटेड क्रॉप्स है, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उन्हें कल्टीवेट करना होगा जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट है और वाटर इंटेंसिव नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना होगा, और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जिनका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम करना होगा, क्योंकि ड्रॉट प्रोन एरियाज में पानी कम होता है। थर्ड मेजर है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स, फिर लैंड डेवलपमेंट, लैंड लेवलिंग और वाराबंदी सिस्टम। इस कमांड एरिया प्रोग्राम्स में ये वाराबंदी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि वाराबंदी सिस्टम एक्सप्लेन करो। वाराबंदी सिस्टम में कैनाल वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हर एक एरिया में पानी इक्वली पहुंचाया जाता है। अगर हम वाराबंदी सिस्टम का यूज करें तो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। फिर एक लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स, और इसे हम कैनाल लाइनिंग भी कहते हैं, जो कैनाल के दोनों साइड में सीमेंट, कंक्रीट या ब्रिक, स्टोन के थ्रू लाइनिंग करना। नेक्स्ट फोर्थ मेजर है वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी से जो भी एरियाज अफेक्टेड हैं, उन एरियाज को रिक्लेम करना, और रिक्लेम करके उन एरियाज को इम्प्रूव भी करना। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए 3 एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट या इकोलॉजी। तो जो आखिर के 3 मेजर्स हैं, ये तीनों मेजर्स फोकस करते हैं इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे। फिफ्थ मेजर है अचीविंग इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं थ्रू अफॉरेस्टेशन, ट्री कल्टीवेशन इंक्रीज करना, फिर शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। अब शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन में ट्रीज को एक लाइन में प्लांट किया जाता है, जिससे विंड इरोशन कम हो जाता है। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन भी एक मेजर है। फिर आता है पैस्टोरल डेवलपमेंट। इन सभी चीजों से भी हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। सिक्स्थ मेजर इज अचीविंग सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब हम सोशल सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? हम सोशल सस्टेनेबिलिटी तभी अचीव कर सकते हैं जब एक सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शन के पास भी वो अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। यानी कि जो भी लोग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, जो पुअर कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना कल्टीवेशन के लिए, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम पुअरेस्ट सेक्शन को, वीकेस्ट सेक्शन को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, फिनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तब हम सोशल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। लास्ट मेजर, 7th मेजर है अचीविंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन अ रीजन। अब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए हर एक सेक्टर को साथ में डेवलप करना होगा, और यहाँ पे हमें मेनली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सभी चीजों को डेवलप करना होगा।
और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के साथ साथ डेवलप होना होगा। सो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 7 मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है strict implementation of water management policy. Second one is changing the cropping pattern and reducing cultivation of water intensive crop. Third one is implementing command area programs which include land leveling, land development, lining of water course, Varabandi system, etc. Fourth measure is reclaiming the areas affected by waterlogging and soil salinity. Fifth measure is eco-development. Sixth is social sustainability. And seventh is achieving economic sustainability. So this was chapter 9, planning and sustainable development in Indian context. I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन रोज का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।